गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। एक दल के प्रभुत्व का दौर यानी कि एरा ऑफ वन पार्टी सिस्टम, एरा ऑफ डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमें आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले हमारे सामने चुनौती थी देश के विभाजन के समय में सांप्रदायिक हिंसा से निपटना। और उस वक्त जो हजारों लाखों लोग विस्थापित हुए थे इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, लोगों को भागना पड़ा रातों रात, अपना घर बार छप छोड़ के। शरणार्थियों की समस्या हमारे सामने थी। उसके बाद जो 565 देसी रियासतें थी उनको भारत में शामिल करके भारत को एक अखंड भारत का निर्माण करना था। इसके साथ साथ भारत में भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेस पर जो है राज्यों का निर्माण भी करना था। इन सभी परेशानियों के साथ साथ हमारे सामने एक और कठिन चुनौती थी, वो है देश पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना। जिन हालात में भारत को आज़ादी मिली थी, वैसे हालात में हमारे आसपास जो भी हमारे से पहले हमारे बाद में जो भी देश आज़ाद हुए थे, उनमें से बहुत सारे देशों ने ये कहा, वहाँ के नेताओं ने ये कहा कि वो लोकतंत्र को नहीं अपनाएंगे। फिलहाल वो लोकतंत्र को नहीं अपनाएंगे क्योंकि उनके अनुसार लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में संघर्ष और तनाव का जन्म हो सकता है और वो उनके देश की एकता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो बहुत से देशों ने कहीं थोड़ा बहुत लोकतंत्र अपनाया, कहीं पर किसी एक पार्टी की सत्ता स्थापित हो गई, कहीं पर किसी एक नेता के हाथ में सत्ता की बागडोर आ गई और कहीं कहीं पर सेना ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन देशों का मानना था कि वो फिलहाल जो है लोकतंत्र को नहीं अपनाएंगे। जब देश के सामने एकता की चुनौती नहीं रहेगी, उस वक्त वो लोकतंत्र को अपनाएंगे। पर एक बार जिस देश में कोई व्यवस्था स्थापित हो जाती है, वहाँ उस व्यवस्था को बदलना इतना आसान नहीं होता। तो हमारे सामने परिस्थितियाँ लगभग ऐसी ही थी। हम भी काफ़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे, फिर भी हमारे नेताओं ने लोकतंत्र को अपनाया क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही हमारी प्रतिबद्धता, हमारी कमिटमेंट लोकतंत्र को लेकर थी कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो देश में जो शासन है लोकतांत्रिक रूप से चलाया जाएगा। हमारे नेताओं ने लोकतंत्र को कोई चुनौती नहीं समझा, या राजनीति को कोई चुनौती नहीं समझा। लोकतंत्र हमारे लिए समस्याओं का समाधान करने का एक तरीका था और राजनीति भी देश की समस्याओं का समाधान करने का एक जरिया था। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो चुका था, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। नाइनटीन 1947 में देश की आज़ादी के बाद देश में अंतरिम सरकार शासन चला रही थी। अब संविधान बन चुका था और देश में संविधान लागू हो चुका था। ऐसे में अब जो है देश में लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का निर्माण करना आवश्यक हो गया था। इसीलिए जनवरी 1950 में ही भारत में चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया और सुकुमार सेन को भारत का पहला चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। ऐसे लग रहा था कि देश का पहला चुनाव 1950 में हो जाएगा, पर चुनाव कराना कोई सरल काम नहीं था। एक तो देश का आकार बहुत बड़ा, और ऊपर से भारत में जनसंख्या भी काफ़ी मात्रा में थी। चुनाव के लिए सबसे पहले चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का काम जरूरी था। कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के बाद मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट बनाने का काम आवश्यक हो गया था। उस समय वोट देने का अधिकार 21 साल से बड़े वयस्क व्यक्तियों को दिया गया था और भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी लोगों को एक साथ वोट देने का अधिकार, यानी कि वो वयस्क, महिला, पुरुष, अमीर, गरीब सभी को एक साथ ही वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। जब मतदाता सूची का पहला संस्करण मिला, चुनाव आयोग के सामने, तो चुनाव आयोग ने देखा इसमें 40 लाख महिलाओं के तो नाम ही दर्ज नहीं है। इन महिलाओं के नाम अला की बेटी, फला की बीवी के नाम से दर्ज, यानी कि जैसे राम घर का पिता है तो राम की पत्नी, राम की बेटी, इस तरह से जो है उनके नाम दर्ज थे। चुनाव आयोग ने ऐसी एंट्रीज़ को मानने से साफ इनकार कर दिया। चुनाव आयोग का कहना था कि इस तरह की एंट्रीज जो महिलाओं की 40 लाख महिलाओं की जो नाम एंट्री इस तरह से हुई है, या इन्हें हटा दिया जाए या इनको रिव्यू किया जाए, दोबारा से इनकी एंट्री हो। पर ये 40 लाख एंट्रियाँ पूरे भारत से थी,
किसी एक जगह या किसी एक स्टेट, किसी एक गांव से नहीं थी। और इतना आसान काम नहीं था कि इन एंट्रियों को दोबारा से फिर से नाम लिखा जाए। उस समय जो है देश में 17 करोड़ मतदाता थे। देश में 17 करोड़ मतदाता थे, जिन्हें 3200 विधायक और 489 सांसद ने एमपीज को चुनना था। अब इन जो 17 करोड़ मतदाता थे इसमें केवल 15% लोग जो है साक्षर थे। साक्षर वो होते हैं जो कोई एक लैंग्वेज पढ़ना, लिखना और समझना जानते हैं। ऐसे में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। और चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने लगभग 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया ताकि चुनाव निष्पक्ष ढंग से और सही तरीके से हो जाए। देश का बृहत आकार, मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या, और एक तो देश में गरीबी ज़्यादा, अनपढ़ लोगों की संख्या ज़्यादा, इन सभी कारणों की वजह से चुनाव करवाना एक कठिन काम था। उस समय तक ये माना जा रहा था कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में बरकरार रह सकता था। और उस समय यूरोप के बहुत से देश ऐसे थे जहाँ महिलाओं को मताधिकार दिया ही नहीं गया था। ऐसे में भारत में सार्वभौम मताधिकार पर अमल किया गया, जो अपने आप में जोखिम भरा काम था। जिस समय भारत में सार्वभौमिक मताधिकार का इस्तेमाल किया गया, उस समय यूरोप के कई देशों में महिलाओं को अधिकार ही नहीं दिया था, वोटिंग राइट्स ही उनके पास नहीं थे। अब जो भारत में सबको मताधिकार की जो अधिकार दिया गया था, इसको लेकर देश के अंदर और देश के बाहर काफ़ी जो है आशंकाएं उत्पन्न हुई। एक संपादक, जो भारत के एक संपादक ने लिखा कि भारत इतिहास का ही सबसे बड़ा जुआ खेल रहा है। किस लिए? सार्वभौमिक मताधिकार दिया इसलिए। ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में देख लेंगे कि भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार का जो यूज़ किया है वो असफल रहेगा। इस संबंध में इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज अधिकारी लिखते हैं कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर, कई बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों की मतदान की बेहूदी नौटंकी देखेगा। यानी कि देश के अंदर, देश के बाहर सब देख रहे हैं कि भारत में जो सार्वभौम मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है, महिलाओं, अनपढ़, गरीबों सबको वोट देने का जो अधिकार दिया गया है, ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाएगा। चुनावों को विभिन्न कारणों से 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्टूबर महीने में चुनाव शुरू करवा दिए। अक्टूबर 1951 में चुनाव का काम स्टार्ट हो गया और जो ख़त्म हुआ फरवरी 1952 में। अभी चुनाव 1951 अक्टूबर में शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था 1952 के फरवरी महीने में। क्योंकि देश के ज़्यादातर हिस्से में चुनाव 1952 में ही संपन्न हुए थे, इसलिए इसको 1952 का चुनाव भी कहा जाता है। चुनाव अभियान, मतदान, मतगणना, इन सभी कामों में 6 महीने का समय लग गया। चुनावों में उम्मीदवारों के मध्य मुकाबला हुआ। प्रत्येक सीट के लगभग 4 उम्मीदवार मैदान में थे। लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब कुल वोटिंग जो देश में कुल वोटिंग हुई, 50% से ज़्यादा लोग वोट डालने आए थे। कुल जो मतदाता थे आपके, उसमें तकरीबन आधे से अधिक लोग मतदान के दिन वोट डालने आए थे। जब चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने परिणामों को निष्पक्ष करार देकर स्वीकार कर लिया और सार्वभौम मताधिकार के इस व्यापक और सफल प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया, जो ये मान रहे थे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार सफल नहीं हो सकता। उन आलोचकों का मुंह बंद हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों में उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखते हैं कि उन सभी आलोचक जो भारत की आलोचना कर रहे थे, जो संदेह की नज़र से देख रहे थे, उन सभी के संदेह पर पानी फेर दिया गया कि सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत इस देश के लिए जोखिम का सौदा हो सकता है। देश के बाहर के पर्यवेक्षक भी आश्चर्यचकित थे। हिंदुस्तान टाइम्स लिखते हैं, ये बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये बात देश के अंदर, देश के बाहर हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया।
भारत का 1952 का आम चुनाव समूचे विश्व के लोकतंत्र के सामने समूचे विश्व के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1952 का भारत का चुनाव पूरे लोकतंत्र के लिए इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब ये दलील देना बेमानी था कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी और अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। जैसे इससे पहले माना जा रहा था कि लोकतंत्र गरीब और अशिक्षित माहौल में नहीं पनप सकता। अब ये बेमानी हो चुका था। इससे ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि विश्व में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, जैसे कि हम इस ग्राफ में देखते हैं, ये पहले चुनाव का ग्राफ है, दूसरे चुनाव का ग्राफ है और तीसरे का। देश का पहला आम चुनाव 1952 में कराया गया, दूसरा चुनाव 1957 में और तीसरा चुनाव कराया गया था 1962 में। तो ये देखिए ग्राफ, कांग्रेस का ग्राफ कहाँ जा रहा है और उस टाइम की जो ये लोकसभा इलेक्शंस की हैं और बाकी पॉलिटिकल का ग्राफ कितना पीछे है। कोई भी पार्टी बहुत ही ज़्यादा, सारी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही पीछे रह गई हैं, कांग्रेस से बहुत अधिक पीछे है। तो कांग्रेस की इन चुनावों में इतना ज़्यादा प्रभुत्व, इतना डोमिनेंस कैसे रहा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में कर दी गई थी और 1885 से लेकर भारतीय राजनीति में इस पार्टी का प्रभुत्व कायम था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी इस पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारत की आज़ादी की जो विरासत थी, जो क्रेडिट था इंडियन फ्रीडम का जो क्रेडिट था, पूरी तरह से इस पार्टी के हाथ में चला गया। इस पार्टी में उस समय के लगभग सभी बड़े नेता शामिल थे और पूरे भारत में, पूरे इंडिया में इस पॉलिटिकल पार्टी के संगठन मौजूद थे और अपने देश के बड़े करिश्माई सभी नेता इस पॉलिटिकल पार्टी में थे। तो ये जो जीत थी, ये स्वाभाविक ही थी। पहले आम चुनाव के परिणामों में